डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। हमारे पास ये तीन टॉपिक बचे हैं रे ऑप्टिक्स के। तो ये तीन टॉपिक आज करके हमारे ये जो रे ऑप्टिक्स का जो हम चला रहे हैं चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट है सारा, क्योंकि ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में। बड़े क्वेश्चंस हैं ये, डेरिवेशंस इसकी, और इसके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो ओवरऑल ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक आज करेंगे वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जो आपने जनरली देखा होगा अपने लैब्स में, या बायोलॉजी के स्टूडेंट्स भी यूज़ करते हैं इसको। तो वो सिंपल एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है जिसमें हम थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते हैं जब उसकी इमेज बनने की प्रोसेस में। तो वो एक मैग्नीफाइंग इमेज बनाता है। जैसे ये आप देख रहे हैं, मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। तो ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस आपका, जब आप इस ऑब्जेक्ट को ए बी, हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट है, जब हम इस ऑब्जेक्ट ए बी को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दे रहे हैं तो ये एक मैग्नीफाइंग इमेज बना रहा है। तो जो मैग्नीफाइंग इमेज है तो ये इरेक्ट है, देखो सीधी इमेज बन रही है कॉन्वेक्स लेंस में। बाकी सारे केसेस में जब ये ऑब्जेक्ट इस फोकस से बाहर होता है तो सारे केसेस में जो इमेज है वो दूसरी तरफ बनती है और वो इन्वर्टेड इमेज होती है। उसको हम रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं। और इस केस में, सिर्फ इस एक केस में, ये इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज बन रही है और इरेक्ट इमेज है, और ये एक मैग्नीफाइंग इमेज है, बड़ी इमेज बन रही है। ठीक है, तो ये आप इसको घर में भी देख सकते हो, आपके पास भी कन्वेक्स लेंस हो या मैग्नीफाइंग ग्लास हो। ठीक है, मार्केट में इजीली मिल जाता है ये। तो आप देखोगे कि आपके पास जो, या आपने देखा हो ज्योतिष वगैरह में भी यूज करते हैं लोग इसको। तो इस तरह से ये प्रोग्राम है। तो हमारे पास इसमें करना क्या होता है, प्रिंसिपल इसका यही है कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, प्रिंसिपल जो है इसका, प्रिंसिपल है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर of a convex lens, a highly magnified erect and virtual image is formed। ठीक है, बस ये इसका प्रिंसिपल है। और इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन। इसमें जो निकालना है हमने वो है एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है वो ये जो एंगल बन रहे हैं, एंगल बीटा एंड एंगल अल्फा, इनकी रेशियो को बोलते हैं हम एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो इसको हम क्या कहेंगे कि इट इज अ ratio of angle made by image to the angle made by object। तो जो एंगल मेड बाय इमेज है टू द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलते हैं एट द आई, एट द आई is angular magnification। that means इसको हम MP करके लिखते हैं, यानी कि मैग्नीफाइंग पावर इज बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, तो अब इसका, इस बीटा अपॉन अल्फा को निकालेंगे हम कहेंगे कि अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल। ये स्मॉल एंगल्स हैं, इस वजह से हम क्या करने वाले हैं, इसको हम इसे लिखने वाले हैं टेंजेंट बीटा एंड टेंजेंट अल्फा। ठीक है, हम इसकी रेशियो जो है वो टेंजेंट बीटा और टेंजेंट अल्फा की फॉर्म में लिख देंगे। अब टेंजेंट बीटा और टेंजेंट अल्फा जिन दो ट्राइंगल्स में आ रहा है, उन दो ट्राइंगल्स को हम यूज कर लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। बहुत इजी है ये, सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो इजी टॉपिक है। तीनों जो टॉपिक हम आज करेंगे उनमें है। तो कौन सी ट्राइंगल बताई मैंने आपको, टेंजेंट बीटा कौन सी ट्राइंगल में, देखिए ट्राइंगल है ए डैश बी डैश ओ, इस ट्राइंगल में है ये। तो इसमें टेंजेंट बीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश ओवर बेस ओ ए डैश। ठीक है, एंड फ्रॉम ट्राइंगल ए डैश पी ओ, ठीक है, छोटा ए डैश पी ओ, टेंजेंट अल्फा किसके बराबर आ गया, ए डैश पी ओवर ओ ए डैश अगेन। ठीक है बात, तो अब दोनों को भर दीजिए आप, तो आपके पास मैग्नीफाइंग पावर क्या आ गई, मैग्नीफाइंग पावर आ गई हमारे पास ए डैश बी डैश ओवर ओ ए डैश इंटू ओ ए डैश ओवर ए डैश पी। ठीक है ना, रेसिप्रोकल हो गया ये, मल्टीप्लाई में जब लिखा मैंने इसको तो ये रेसिप्रोकल हो गया। अब इसके बाद कट गया, देखो
ओ ए डैश से ओ ए डैश कट गया और हमारे पास आ गया ए डैश बी डैश ओवर ए डैश पी। अब ना जो ए डैश पी है, ए डैश पी अप्रोक्सीमेटली क्या है, ए बी, हमने ए बी के ही पैरेलल लिया था इसको यहाँ पे, तो देयरफॉर मैं मैग्नीफाइंग पावर को क्या लिख दूंगा, ए डैश बी डैश ओवर ए बी। तो आप देख रहे हैं कि ये है साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एक तरह की क्या बन गया, ये बन गया साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि एक तरह की क्या बन गई ये एंगुलर लीनियर मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन बराबर है। अब इसके बाद क्योंकि ये हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन के बराबर आ गया, तो अब लीनियर मैग्निफिकेशन आपने पीछे पढ़ी है कन्वेक्स लेंस की, V/U करके हम इसको लिखते थे, तो वही लिख लेंगे अब यहाँ पे हम फिर से। अब इसको थोड़ा मैं मिटा रहा हूँ एक साइड से, ठीक है। तो आपको पता है कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है, लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर ए लेंस इज V/U, सही बात है। तो V/U है ये, अगर आपके पास मिरर होता है ये तो -V/U होना था, अगर ये लेंस है तो ये V/U है। V यहाँ पे किसके बराबर लिखा मैंने, D के बराबर। D मीन्स लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, -D इसलिए लिखा मैंने यहाँ पे क्योंकि ये अपोजिट टू द इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे ये है हमारे पास, तो इससे अपोजिट की तरफ को हम ले रहे हैं। सिमिलरली U भी यहाँ पे -U हो जाएगा, तो देयरफॉर हम M क्या आ गया मेरे पास, -D/-U, अगेन ये भी D/U ही बन गया, ठीक है। अब हम इसमें लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, जो हमारे पास लेंस फॉर्मूला है, तो क्या बन जाएगा देखिए, फॉर ए लेंस वी नो दैट, भी लगा सकते हैं आप शुरू में, वी नो फॉर ए लेंस 1/-U प्लस 1/B इज इक्वल टू 1/F, ठीक है बात। अब इसमें भी आप फिर से वही सब भर दो, क्या सब, U की जगह क्या भर दो -U, V की जगह क्या भर दो -D, सो देयरफॉर क्या आ गया -U प्लस का बन गया -D इज इक्वल टू 1/F, ठीक है। तो ये बन गया 1/U माइनस 1/D इज इक्वल टू 1/F। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए D/U, ठीक है। ऐसे तो ये भी फॉर्मूला आ गया मेरे पास, ये भी फॉर्मूला है। अगर आपको यही दो चीजें दे रखी हो तो आप सिंपली ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे जनरली फोकल लेंथ दी होती है लेंस की, इसलिए U जो है उसे हमें कन्वर्ट करना होता है। तो अब ये जो ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला, अब इसको मैं D को पल्ली तरफ ले जाऊंगा, तो ये बन जाएगा 1/U इज इक्वल टू 1/F प्लस 1/D। तो आप D से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया तो आपके पास आ गया देखिए D/U इज इक्वल टू D/F प्लस 1, यानी कि D/D। दैट देयरफॉर क्या आ गया, मैग्नीफाइंग पावर आ गई D/U इज इक्वल टू 1 प्लस D/F। तो हमने ये फोकल लेंथ में कन्वर्ट करनी होती है, क्योंकि फोकल लेंथ हमें जो है वो गिवन होती है किसी भी लेंस के केस में, और फिर मैग्नीफाइंग पावर हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो केस था, ये केस था फॉर डिस्टिंक्ट, इसको बोलते हैं फॉर ए डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, फॉर डिस्टिंक्ट विजन। अगर आपके पास दूसरा केस लें तो हम फॉर नॉर्मल विजन के लिए भी केस लेते होते हैं। नॉर्मल केस में क्या होता है कि ये जो U है, ये जो D है, ये इन्फिनिटी पे चला जाता है, मतलब जो फाइनल इमेज है वो इन्फिनिटी पे चली जाती है, तो इसलिए हम केस 2 भी लेंगे इसका। तो इस केस में जो फाइनल इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनती है। ये दूसरा केस है इसका सिंपल माइक्रोस्कोप का, तो इस केस में हमारे पास जो फाइनल इमेज है दैट विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो इसके ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई खास चेंज नहीं होता। मैग्नीफाइंग पावर D/U तक तो सेम ही रहेगा कॉन्सेप्ट, लेकिन इसके आगे जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसके आगे हमारे पास जो V है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब D नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो फाइनल इमेज विल बी एट इन्फिनिटी। दिस मीन्स ये बन गया माइनस ऑफ -U इज इक्वल टू 1/F, 1/infinity इज 0, दिस बिकम्स 1/U इज 1/F। तो अगर आप D से मल्टीप्लाई करोगे तो D/U बिकम्स D/F। तो देयरफॉर जो मैग्नीफाइंग पावर है वो D/F बन गई, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दूसरा, तो इसको भी याद रखना आपने। पिछले वाले केस में 1 प्लस D/F था, इस केस में D/F हो जाएगा। तो ये फॉर नॉर्मल विजन है, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो है इसके ये दो केसेस हैं,
जो आपने दोनों ही रिवाइज करने हैं जब भी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है बात। तो अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस है। ठीक है, दोनों कॉन्वेक्स लेंस का केस है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज है, जिसमें जो पहला लेंस है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की तरफ को रखा हुआ है वो एक छोटा लेंस है। ठीक है, इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो दिखती बात है कि आप फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में तो नहीं रखोगे, क्योंकि अगर आप बीच में रख दोगे तो वही इमेज इस दूसरी तरफ जा नहीं पाएगी, वो इमेज इसी तरफ बन जाएगी जो इस तरफ ये ऑब्जेक्ट रखेंगे हम। तो इसलिए हम क्या करते होते हैं, हम इसको रखते हैं बियॉन्ड फोकस, मतलब फोकस से थोड़ा बाहर, ए बी। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट से जब भी आपने डायग्राम बनाना तो ऐसे बनाना जैसे मैं बना रहा हूं। ये अगर आप रटेंगे इसको तब नहीं बनेगा ये डायग्राम प्रॉपर। तो इस तरह से पहले एक लेंस लिया और उसके बाद सब्जेक्ट रखा और ये गई रे। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे जो सेंटर से होकर रेज आती है वो बेंड नहीं करती, वो सीधी चली जाती है। तो यह जहां पे ये मिल रही है वहां पे आपके पास इमेज बन रही है। तो इस तरह से थोड़ा आपने फोर्सफुली भी मिला देनी होती है क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आती इसमें। ठीक है, जब आप फ्री हैंड बनाते हैं तो इस तरह से अब आपके पास यहाँ पे ये जो इमेज बनी देखिए, ये इन्वर्टेड इमेज होगी ए डैश बी डैश। अब आपने दूसरा लेंस रखना है इसे। ठीक है, ये लेंस थोड़ा बड़ा लेंस है, ये लेंस थोड़ा बड़ा लेंस है ऐसे। इसके हिसाब से रख लेना अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से, जैसा आप सॉरी इमेज के हिसाब से, जैसी आपकी इमेज बनी उसी हिसाब से थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा। ऐसे भी ये बड़ा होता है। ठीक है, तो ये बड़ा लेंस है आपके पास। अब इस लेंस के सामने ये इमेज आ गई ए डैश बी डैश। अब ये जो इमेज ए डैश बी डैश है, ये जब इसमें से देखेंगे आप तो ये इस तरह से जाएगी लाइन, ऐसे ऐसे। अब देख यहां से रहे, ठीक है, आप देख जो रहे हैं तो आप यहां से देख रहे हैं इसको, यहां से देख रहे हैं आप इसको। ठीक है, तो अब आप जब इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे ऐसे, तो जहां ये मिलेगी ये लेंस इसके अंदर ही मिल जाती है इस तरह से। जहां ये मिलेगी वहां पे आपकी फाइनल इमेज होगी और वो एक बड़ी इमेज है। ठीक है, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। ये देखिए ये बड़ी इमेज बनी है ऐसे। तो ये बन गया ए डबल डैश बी डबल डैश। इस तरह से ये आपके पास अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का काम है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक बहुत बड़ी इमेज बनाता है, लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर ही बनती है ये इमेज। तो इस तरह से अंदर बन गई इसके। हम इसमें भी वैसे करेंगे, थोड़ा बड़ा इसको ऐसे करेंगे और यहाँ पे P लिखेंगे और इस P के साथ, क्योंकि ये ए बी जो है वो गया ए डैश P। ठीक है, इसके साथ जो ये एंगल बनेगा अब इसका ऐसे, ये एंगल हम यूज करेंगे। तो ये एक एंगल हो गया अल्फा और एक एंगल हो गया बीटा। रेशो वही है अल्फा बीटा अपॉन अल्फा। तो ये इमेज, ये देखिए ऑब्जेक्ट की एंगल है ये, तो ऑब्जेक्ट का एंगल आपको याद होगा अल्फा लिख रहे थे हम, और ये जो इमेज का एंगल है ये नीचे बन रहा है और ये है बीटा। ठीक है, ये ऊपर वाला अल्फा और नीचे वाला बीटा। तो अगेन आपने निकालना क्या है, आपने निकालना वही है मैग्नीफाइंग पावर दैट इज बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है बात। तो अगेन आप फिर वैसे ही करोगे कि अल्फा और बीटा स्मॉल है, तो टेंजेंट बीटा और टेंजेंट अल्फा से हम इसे रिप्लेस कर देंगे। अब टेंजेंट बीटा और टेंजेंट अल्फा निकालने हमने इसमें अगेन वैसे ही ट्राइंगल्स की हेल्प से। तो अब हमारे पास जो ट्राइंगल है टेंजेंट बीटा के लिए वो है ट्राइंगल ए डबल डैश बी डबल डैश सी टू। ठीक है, ए डबल डैश बी डबल डैश सी टू। इस ट्राइंगल में टेंजेंट बीटा, तो टेंजेंट बीटा आ गया मेरे पास ये फ्रॉम करके, कितना आ गया टेंजेंट बीटा, परपेंडिकुलर अपॉन यानी कि ए डबल डैश बी डबल डैश ओवर सी टू ए डबल डैश। ठीक है बात। सिमिलरली दूसरा आ गया फ्रॉम ट्राइंगल ए डबल डैश पी सी टू। ठीक है ना, अब आपने पी जो है उसको बढ़ाया ऊपर को। अब ये आ गया मेरे पास टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू ए डबल डैश पी अपॉन सी टू ए डबल डैश। अब आप दोनों को भर दो, यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर आ गई मेरे पास टेंजेंट बीटा ए डबल डैश बी डबल डैश ओवर सी टू ए डबल डैश इंटू सी टू ए डबल डैश ओवर ए डबल डैश पी। तो ये कट गया आपके, और ये आपके पास आ गया ए डबल डैश बी डबल डैश ओवर ए डबल डैश पी।
तो मैंने अभी अभी आपसे बताया पीछे भी कि a डबल डैश b तो ab है, तो दैट मीन्स यू कैन राइट इट एज a डबल डैश b डबल डैश ओवर ab। सही बात है ना, क्योंकि ये तो आपस में बराबर थे इस तरह से। तो अब आपके पास ये आ गई रेशो। अब मैं क्या करूंगा, इस मैग्नीफाइंग पावर के लिए मैं इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा विद ए बी, ए डैश बी डैश। मैग्नीफाइंग पावर ए डबल डैश बी डबल डैश ओवर ए बी को मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया ए डैश बी डैश इंटू ए डैश बी डैश। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ गया कॉन्सेप्ट में, पिछले कॉन्सेप्ट से, सिंपल माइक्रोस्कोप से। यहाँ तक तो सिंपल ही कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसके बाद ये थोड़ा चेंज आ गया। अब मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करूंगा। रीअरेंज करके ये बन जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश ओवर ए डैश बी डैश इंटू ए डैश बी डैश ओवर ए बी। तो इस तरह से आप इसको रीअरेंज कर देंगे थोड़ा सा, तो आप फाइंड आउट करोगे कि ये जो ए डबल डैश बी डबल डैश है ये ए डैश बी डैश की ही इमेज थी। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट था इसका, ए डबल डैश बी डबल डैश का ऑब्जेक्ट था ए डैश बी डैश, और ए डैश बी डैश जो था वो इमेज थी ए बी की। तो ये देखिए अगेन दोनों के लिए, दोनों लेंसेज की बात हो गई। ये इस ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफाइंग पावर आ गई, और ये इस आई लेंस की, ई मींस आई लेंस की मैग्नीफाइंग पावर आ गई। तो दैट मीन्स मैं इसको ऐसे लिख दूंगा कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ई एंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ओ। तो ये दो चीजें अब हमें निकालनी पड़ेंगी, एम ई एंड एम ओ। तो ये स्टेप्स में अगर मैं इसको कहूं तो ये स्टेप 1 था जो हमने अभी अभी किया। इसके बाद स्टेप 2 जो है वो है एम ई निकालना, और स्टेप 3 है वो निकालना एम ओ। ठीक है, तो लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। तो हम एम ई निकालेंगे अब इसकी स्टेप 2 में। तो स्टेप 2, डिटर्मिनेशन ऑफ एम ई। तो एम ई निकालते हैं अब हम इसके इस तरह से। तो एम ई निकाल रहे हैं हम, तो एम ई इज वी अपॉन यू ई, है ना, जो वही फॉर्मूला है अगेन। लीनियर मैग्निफिकेशन आपको पता है, लीनियर मैग्निफिकेशन होता है वी अपॉन यू। तो इस बार जो है वो एम ई मतलब इस लेंस के वी और यू। तो इस लेंस का यू जो है वो ये वाला हिस्सा है, ये है इसका। ठीक है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट है इस लेंस का, और ये इसका इमेज था। तो वी अपॉन यू, तो v अपॉन u में हमारे पास u e लिख रहा हूं मैं इसको आई लेंस के लिए, e मींस आई लेंस। अब आपके पास v तो क्या है, v है d माइनस d। ठीक है ना, और u क्या है, u e माइनस u e। सही बात है, तो आप इसको भर दो वैल्यू को, तो ये आपके पास आ जाएगा m e इज इक्वल टू d अपॉन u e। तो अब ये d अपॉन u e हमने फाइंड आउट करने हैं अगेन। तो फिर से वही फंडा लगाएंगे हम, और इस बार ऐसे लिखेंगे फॉर एन आई लेंस। ठीक है ना, ये आई लेंस है और ये ऑब्जेक्ट लेंस है। तो फॉर एन आई लेंस 1 अपॉन माइनस यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई। फोकल लेंथ को हम पहले लिख दे रहे हैं एफ ई अलग से। ठीक है बात, तो अब आप साइन कन्वेंशन लगा दो। u क्या है हमारे पास माइनस यू ई, और v क्या है हमारे पास माइनस डी। तो दैट मीन्स क्या बन गया 1 अपॉन यू ई माइनस 1 अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है डी अपॉन यू ई। तो मैं इसको पूरी को डी अपॉन डी से मल्टीप्लाई कर दूंगा इक्वेशन को। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी अपॉन यू ई माइनस 1 इज इक्वल टू डी अपॉन एफ ई। तो डी अपॉन यू ई आ गया 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। सो देयरफॉर एम ई आ गया 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। तो दिस इज लेट अस सपोज इक्वेशन नंबर 2। तो दूसरा आ गया। अब हम इसी तरह से एम ओ भी फाइंड आउट कर लेते हैं स्टेप 3 में। ठीक है, तो स्टेप 3 है अब हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ एम ओ। तो एम ओ तो सीधा ही काम है, इसमें कुछ नहीं करना हमने। एम ओ इज अगेन v अपॉन यू। तो v यहाँ पे देखिए वी ओ है, ये इसका डिस्टेंस है यहाँ तक, और यू ओ जो है वो u इस तरह से। तो आप इसको लिखते हो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ना v अपॉन यू, तो आप इसको फाइनली ऐसे लिखोगे बाद में, इट इज v इज वी ओ, ये पॉजिटिव, ये प्लस ही आएगा, और u जो है वो माइनस यू ओ। ठीक है ना, ये इंसिडेंट रे है, इसकी डायरेक्शन में है, और ये अपोजिट है। तो देयरफॉर एम ओ बिकम्स माइनस वी ओ अपॉन यू ओ। ठीक है बात, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो अब इक्वेशन नंबर 3 आ गई।
अब ये 3 ये 2 इनको मिला के हम 1 बना लेंगे अब। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो इसके बाद मैं अब मिटाऊंगा एक साइड से। तो आप इतना कर चुके हैं, आपको लग गया पता अब इतना। अब इसके बाद हम यूज कर लेंगे 2 और 3 को 1 में। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा यूजिंग 2 और 3 इन 1। ये काफी ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, भूल जाएगा आपको, अदरवाइज ये ऑप्टिक्स में उतने आसान टॉपिक नहीं है। इसलिए रेगुलर प्रैक्टिस करिएगा, 2-3 बार पढ़ेंगे और करेंगे तब आ जाएगा ये। यूजिंग 2 and 3 in 1 we get। और डायग्राम का भी एक इंपॉर्टेंट रूल है, बिना डायग्राम के भी नहीं बात बनती है। एम ई है हमारे पास 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, और एम ओ है माइनस वी ओ ओवर यू ओ। तो ये एक तरह से हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ गया फॉर ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है बात। अब समटाइम क्या होता है कि हम ऐसा बोल देते हैं कि जो फाइनल इमेज है, जो इमेज है ये यू वी ओ, ये पूरे लेंस की लेंथ पे बन जा रही है, मतलब ये बड़ी क्लोज बनती है इसके। तो मैं लिख ही देता हूं ऐसा, इफ a dash b dash is close to lens E, then जो VO है वो लेंथ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, या a dash b dash if की जगह ऐसे लिखते हैं, a dash b dash is close to lens E if AB is near to FO। तो अगर FO के नजदीक आप AB को रख देते हो तो दैट मीन्स जो UO है वो FO बन जाता है। सॉरी, तो UO अगर FO बन जाए तो VO जो है वो ऑलमोस्ट L बन जाएगा। इन दैट केस आपके पास मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी माइनस L अपॉन FO 1 प्लस D अपॉन FE। So this is your important formula of magnifying power or angular magnification of a compound microscope for a distinct vision। ठीक है, ये for a distinct vision है, इसमें भी वही concept है, इसमें भी 2 vision बनेंगे, distinct and normal vision। तो ये for a distinct vision किया हमने। ठीक है बात। तो for a normal vision, yeah, that is for when final image is formed at infinity। तो इन दैट केस जो ये फॉर्म 1 प्लस डी अपॉन एफ ई है, दैट बिकम्स डी अपॉन एफ ई। ठीक है, तो अब जैसे आपको याद है पीछे हमने किया था जिसमें हमने वी ओ को डी लिखा था, वहां पे हम इसको फिर इन्फिनिटी लिख देते होते हैं जब हम इसका लेंस का फॉर्मूला लगाते होते हैं। दैट मीन्स ऐसे लगाया था हमने माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई। तो उस केस में जो डी है उसको हम इन्फिनिटी मान लेते होते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स इन दैट केस क्या आ जाता होता है यहाँ पे, ये सीधा आता है डी अपॉन यू ई इज इक्वल टू डी अपॉन एफ ई। सो देयरफॉर जो मैग्नीफाइंग पावर है दैट बिकम्स माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन एफ ई। या जैसे कि अभी हमने स्पेशल केस किया था तो वो ऐसा कहें अगर, तो माइनस एल अपॉन यू एल अपॉन एफ ओ इंटू डी अपॉन एफ ई। तो मैग्नीफाइंग पावर आपने याद रखना है, एक फॉर्मूला जो यहाँ से निकल के सामने आया, दैट इज रेसिप्रोकल टू द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस टू द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आई लेंस और ऑब्जेक्टिव का रेसिप्रोकल है आपके पास मैग्नीफाइंग पावर, तो फोकल लेंथ का। तो ये याद रखना है आपने, समटाइम इसका भी न्यूमेरिकल पेपर में बन जाता होता है। और इसके अलावा ये भी याद रखना है कि जो L है दैट इज जो लेंथ ऑफ दिस लेंथ ऑफ दिस माइक्रोस्कोप दिस VO प्लस UE, इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो आपके पास इसकी लेंथ आएगी। तो L भी आपने याद रखना है कि कैसे फाइंड आउट किया हमने। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पक्का आता है पेपर में और बड़ा क्वेश्चन है ये, तो आपने ये अच्छे से इसको रिवाइज करना है सारे को। ठीक है, यूजेस तो आपको पता ही है, लेबोरेटरी पर्पस में यूज करते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को देखने में इसको यूज किया जाता है। तो इस तरह के माइक्रोस्कोप के यूज है जनरली लेबोरेटरी में ही, या माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं।
ठीक है बात। तो अब इसके बाद हमारा जो तीसरा टॉपिक है दैट इज टेलीस्कोप। टेलीस्कोप ही कर लेते हैं अभी हम इसका। तो अगला जो टॉपिक है वो है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप दो तरह के होते हैं, वन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप एंड अदर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स हैं दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स। पर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स की खासियत ये है कि इनमें लेंस यूज होते हैं और ये बड़े फार ऑब्जेक्ट्स को देखने में काम आता है। और जो दूसरा टेलीस्कोप है हमारे पास उसमें मिरर्स यूज होते हैं, क्योंकि उसमें आप देख रहे हो ना रिफ्लेक्टिंग टाइप, रिफ्लेक्शन जहां पे होगी वहां मिरर्स यूज करेंगे हम। तो दोनों टाइप्स हैं इसमें। तो जनरली हमारे सिलेबस में तो एक ही टेलीस्कोप है, लेकिन चलो फिर भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे सबके बारे में ही वैसे। तो टेलीस्कोप्स में जो टॉपिक है वो है, इसके दो टाइप है फर्दर, ठीक है। एक टाइप है इसका रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, और एक है इसका रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप एंड रिफ्रैक्टिंग टाइप। अब ये जो रिफ्रैक्टिंग टाइप है ये फर्दर टू टाइप्स के हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। और ये भी दो टाइप के हैं, एक बोलते हैं न्यूटोनियन टेलीस्कोप और एक बोलते हैं कैसग्रेन टेलीस्कोप। कैसग्रेन टेलीस्कोप ज्यादा ये यूज होता है, और दूसरा है न्यूटोनियन। इसमें कलर्ड इमेज भी बन जाती है इस तरह से। तो ये दो तीन तरह चार टेलीस्कोप्स हो गए बेसिकली दो टाइप्स में, एस्ट्रोनॉमिकल, टेरेस्ट्रियल, कैसग्रेन एंड न्यूटोनियन। इसमें जो हमारे डेरिवेशन में है वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप सिर्फ डेरिवेशन में है। बाकी की टेलीस्कोप्स जो है ये है तो इंपॉर्टेंट, लेकिन ये डिटेल में सिलेबस में नहीं है, इनके बारे में छोटा छोटा टॉपिक ही बना हुआ है। और मेनली ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो एस्ट्रोनॉमी में यूज की जाती है उसकी बात करते हैं हम, ठीक है। इंपॉर्टेंट है मगर इजी है। और साथ में कंपाउंड माइक्रोस्कोप से तो इजी है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप थोड़ा बड़ा टॉपिक था, लेकिन जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ये उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, इसमें ज्यादा नहीं निकालना पड़ता खास। तो करते हैं सॉल्व इसको। तो टॉपिक का नाम है वो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो इस केस में उल्टा है पिछले टॉपिक से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। इसमें जो पहला लेंस है दैट इज ऑब्जेक्टिव लेंस, ये बड़ा होता है, और इस ऑब्जेक्टिव लेंस में जो इमेज ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी से आ रही लाइट, ऐसे इंफिनिटी से आ रही कहीं से, ठीक है ना। तो इंफिनिटी से आ रही है लाइट, और ये लाइट इस तरह से यहाँ से बेंड कर जाएगी, फोकस से होके जाएगी, और जहां पे मिलेगी वहां इमेज बन जाएगी। ये जो इमेज जहां बनी उस इमेज के आगे आपको लेंस दूसरा मिल जाएगा, छोटा लेंस, और उस लेंस में से जब ये रेज जाएंगी इस तरह से, जब इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे तो जहां पे ये अंदर इमेज बनेगी वो दैट इज कॉल्ड फाइनल इमेज, और वो इमेज ही आपकी एनलार्ज्ड इमेज है, ठीक है। अब क्योंकि ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स को जनरली देखते हैं हम इसमें, तो इस वजह से ये पता नहीं चलता उल्टा सीधा, तो ये उल्टा बना होता है तब भी, क्योंकि वो गोल ऑब्जेक्ट होते हैं जो जैसे आप एस्ट्रोनॉमी में देखते हैं प्लैनेट्स को या किसी स्टार्स को, तो इस तरह से। तो ये आपके पास जो मोटे तौर पे एक डायग्राम है, ठीक है। ये अल्फा एंगल है इसका, और ये बीटा एंगल है। अगेन निकालनी रेशो ही है, फिर से अल्फा और बीटा की रेशो। ये C1 ऑप्टिकल सेंटर है और ये C2 ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है बात। तो हम फिर से अल्फा और बीटा के फॉर्म में इसको साउंड फाइंड आउट करेंगे। ये आई लेंस है, तो ये इसका डिस्टेंस UE हो गया, ठीक है। और फोकस, ये आपके पास फोकल लेंथ आ गई ऑब्जेक्ट की इस तरह से, FO। तो ये आपके पास, अब आपने इसको डायग्राम को, अच्छा FO यहाँ नहीं आएगा, सॉरी FO यहाँ पे आएगा, क्योंकि जब इन्फिनिटी से आती है ना रेज तो वो फोकस पे इमेज बनाती है। तो ये फोकस पे इमेज बन रही है जब इन्फिनिटी से आ रही है, ये लाइट इन्फिनिटी से आ रही है आपकी, ठीक है ना। तो जब इन्फिनिटी से रेज आती हैं तो वो इमेज कहाँ बनाती है, फोकस पे, इसलिए ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरह से ये FO हो गया यहाँ पे, ठीक है बात। तो अब इसको हम फाइंड, और ये D है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। तो अब इसको हम फाइंड आउट करते हैं। अगेन मैग्नीफाइंग पावर वही है आपकी,
मैग्नीफाइंग पावर इज बीटा अपॉन अल्फा। थोड़ा सा तो लिखना पड़ेगा जब आपको थ्योरी पेपर में आएगा ये कि हमने क्या क्या यहाँ पे ड्रॉ किया और कैसे कैसे किया, वो आपको थोड़ा सा तो जो है वो लिखना पड़ेगा। इसका ज़्यादा बेटर ये तरीका होता है कि आप प्रिंसिपल वगैरह भी लिखें कि कैसे कैसे आपके इमेज अगर इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट जो है सॉरी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज जो है फोकस पे बनती है और वो दूसरे लेंस के ये इमेज की ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है। तो ऐसा ऐसा थोड़ा सा आपने लिखना भी है इसमें। टेंजेंट बीटा और टेंजेंट अल्फा हो जाएगा ये। और फिर से हम टेंजेंट बीटा और टेंजेंट अल्फा फाइंड आउट करेंगे इसके, तो वही आपके पास वैसे आ जाएंगे अगेन। कौन से ट्राइंगल में टेंजेंट बीटा है, तो फ्रॉम ट्राइंगल आपके पास ट्राइंगल है ए डैश बी डैश C2, ए डैश बी डैश C2। तो टेंजेंट बीटा आ गया मेरे पास ए डैश बी डैश ओवर C2 ए डैश, और फ्रॉम ट्राइंगल ए डैश बी डैश C1, इसमें हमारे पास टेंजेंट अल्फा आ गया। टेंजेंट अल्फा है ए डैश बी डैश ओवर C1 ए डैश। तो अब आप दोनों भर दीजिए, तो मैग्नीफाइंग पावर आ गई आपके पास ए डैश बी डैश ओवर C2 ए डैश इंटू C1 ए डैश ओवर ए डैश बी डैश। इस बार ए डैश बी डैश ही कट गया, ये आ गया C1 ए डैश ओवर C2 ए डैश। ठीक है, तो अब यही हम यूज करेंगे और बस आ गया हमारे पास आंसर। तो कंसेप्ट सिंपल है। सी ए डैश जो है वो आपके पास फोकस है। देखो C1 ए डैश क्या है, FO, तो C1 ए डैश आपके पास है फोकस, फोकल लेंथ FO। और दूसरा C2 ए डैश क्या है, C2 ए डैश आपके पास UE, तो C2 ए डैश है आपके पास माइनस UE। तो देयरफॉर जो मैग्नीफाइंग पावर है वो सिंपल क्या आ गई, FO अपॉन माइनस UE। बस ये, लेकिन इसका एक फर्क है, मैंने क्या अभी पहले भी बताया आपको कि UE नहीं पता होता, फोकल लेंथ पता होती है लेंस की। तो फोकल लेंथ के लिए हम फिर से लेंस फॉर्मूला लगाएंगे आई लेंस वाला, और उसमें से आ जाएगी ये। तो फिर से वही फॉर एन आई लेंस 1 अपॉन U माइनस U प्लस 1 अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन FE। तो U आपके पास है माइनस UE, V आपके पास है माइनस D। तो आपके पास आ गया 1 अपॉन UE माइनस 1 अपॉन D इज इक्वल टू 1 अपॉन FE। ठीक है बात। अब इसमें आप 1 अपॉन UE चाहते हैं यहाँ से, तो 1 अपॉन UE मेरे पास आ गया, पहली तरफ ले जाओ 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन D। तो हम इसमें ना कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन FE को कॉमन ले लेंगे बाहर, तो मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D। तो ये आप अब भर दो यहाँ पे। तो देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर आ गई माइनस FO अपॉन FE। ये माइनस, ये वाला माइनस है, ठीक है, इसमें नहीं था माइनस। 1 प्लस FE अपॉन D, ये आया। तो ये आ गया आपके पास। देखिए ये तो बहुत ही सिंपल है, छोटा सा टॉपिक है एक तरह से, लेकिन आता पूरे 4 मार्क्स के लिए। अगेन इसकी भी आपको एप्लीकेशंस वगैरह भी साथ में याद रखनी है। ठीक है बात। तो इस तरह से, अच्छा इसी तरह से लेंथ ऑफ टेलीस्कोप जो है वो क्या आ जाएगी, L इज इक्वल टू, लेंथ वही है, इसके दो लेंस के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, FO प्लस UE। तो आप लिख सकते हो FO प्लस UE। ठीक है, अब ये UE आप यहां से ले सकते हो, ये वाला UE यहां से ले सकते हो आप इसको, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो FO प्लस 1 अपॉन FE इंटू 1 प्लस FE अपॉन D। फिर इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा आप, तो जो भी आ जाए दैट इज लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा करिएगा आपने सॉल्व इसको एलसीएम लेके। 1 अपॉन FO प्लस इस अंदर वाले को एलसीएम ले लीजिएगा। तो इसको सॉल्व करके आपके पास यहाँ से आ जाएगा। आप इसको ना यहाँ से सीधा भी सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम ले लिया ना यहाँ से FE इंटू FD,
और यहाँ डी प्लस एफ ई, ठीक है ना। तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो आप इसमें भर दोगे इसको, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे यार ध्यान रखना आपने, ये थोड़ा गलत हो, ये 1 करके आएगा, ये आपका था 1 यू ई जो था ना, ये था 1 यू ई, ठीक है, और यहाँ पे यू ई चाहिए था हमें। तो आप चाहे तो इसको सीधे ही वहां से फाइंड आउट करके, सीधे ही यू ई को फाइंड आउट करके ये लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट। तो ये आपके पास आ गया लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। अच्छा ये पहला केस था, इसका भी दूसरा केस बनता है एक और, उसमें नॉर्मल विजन के लिए लेते हैं, या एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट ऐसा बोलते होते हैं हम इसको, कि फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में यूई जो है उसको हम एफ ई कह देंगे, ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट करके। तो इन दैट केस जो मैग्नीफाइंग पावर है दैट बिकम्स एफ ओ अपॉन एफ ई, ये आ जाएगी मैग्नीफाइंग पावर। तो बहुत बार केसेस में, बहुत सारे केसेस में एफ ओ अपॉन एफ ई जो है वो मैग्नीफाइंग पावर ली होती है, और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप उस केस में आ जाता है दोनों फोकल लेंथ का सम, एफ ओ प्लस एफ ई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इन दैट केस इफ वी हैव नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है बात। तो इस तरह से आपके पास टेलीस्कोप भी हो गया। बाकी जो आपका टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है और जो आपके कैसग्रेन और न्यूटोनियन टेलीस्कोप है वो थ्योरी है थोड़ी थोड़ी, वो आपने देख लेनी है अपने आप। तो इस तरह से आपका टॉपिक था, लास्ट टॉपिक था ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, ये रे ऑप्टिक्स का लास्ट टॉपिक था। तो रे ऑप्टिक्स में हमने जो डिस्कशन किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल। इसके बाद दूसरा जो कंसेप्ट है वो है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि वेव ऑप्टिक्स के भी कुछ कॉन्सेप्ट में डिस्कस करूं तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, फिर मैं आपको उस तरह के वीडियोस भी दूंगा जो इसमें वेव ऑप्टिक्स डिस्कस की जा गई है हमारे द्वारा, ठीक है। तो आप बाकी इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट करो चैनल को ताकि और ज़्यादा स्प्रेड हो सके।